हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के, जो आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो 1200 से 1550 है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। और ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्यू एसओ रेगुलर एनसीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए जो कि सेमेस्टर थर्ड के हैं। तो देखिए गाइस, इससे पहले जो हमने क्लासेस फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 14 क्वेश्चन विद आंसर की बताए थे। देखो, उसमें हमने आपको बताए थे कि क्वेश्चन क्या क्या आपके, जो भी ये 14 क्वेश्चन है सभी हमने बताए थे, प्लस इसके आंसर जो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग किस टाइप से लिखे गए वो बताए थे, प्लस एक क्वेश्चन विद आंसर हमने एक्सप्लेन किया था क्लासेस फर्स्ट में। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ 50 रुपये में इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। और ये सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। आपको पता ही है कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें 8 चैप्टर देखने को मिलेंगे। 8 चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने मोस्ट इंपोर्टेंट सिर्फ 14 क्वेश्चन बनाए गाइस। अगर आप एक चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चन भी उठाते हैं ना तो आपके 16 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमने इतने ही बनाए। और इसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और आपको पता ही है कि 8 क्वेश्चन आएँगे, जिसमें से आपको मोस्टली 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं करने होते हैं। अगर आपके पेपर में इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो आप 4 क्वेश्चन करके इजीली पास आउट हो सकते हैं। तो गाइस देखिए कि जो हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, पहले सबसे पहले वो बता देते हैं। और क्लासेस फर्स्ट की वीडियो ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लासेस फर्स्ट, ठीक है? तो जो देखिए, इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर कराएँगे। एंड बाकी के क्वेश्चन जो बच रहे हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सब के भी धीरे धीरे अपलोड कर देंगे एक एक करके। अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर आपको इस वीडियो में करा देते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए। दिल्ली सुल्तानों के आधुनिकता प्रणाली के विकास का विश्लेषण करें। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्कादारी प्रणाली के विकास और कार्य प्रणाली पर चर्चा करें। दिल्ली सल्तनत में इक्का व्यवस्था के विकास का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या हाशियाई सोच से इससे जुड़ी धारणाएं बदलती है? तो ये आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तीनों क्वेश्चन का पता है आंसर सेम है, लेकिन इन क्वेश्चनों को जो लिखने का और प्लस घुमाने का तरीका अलग है। पेपर में इसी टाइप से आता है कि जो बच्चे कंफ्यूज हो कि क्वेश्चन उन्हें समझ में ना आए। क्वेश्चन को ऐसे घुमाया जाएगा कि आपको यही नहीं समझ में आएगा कि इस किस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या लिखना है। ठीक है? तो इस टाइप से अगर आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। चलिए गाइस, आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको उसका परिचय लिखना होता है। तो देखिए, आपको परिचय में क्या लिखना है अगर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो देखिए। भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी था। तो देखिए, जो भारत में जो मुसलमान लोग थे उनके जो कि कह सकते हैं उनकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो जो मोहम्मद गौरी है उनके द्वारा की गई है, ठीक है? जिसे शहाबादुद्दीन मोहम्मद गौरी अथवा गुरु वंश का मोहम्मद कहा जाता है, और इसे इन 2 नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है? मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। तो जो मोहम्मद गौरी था उसने भारत पर हमला क्यों किया था? उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो कि मुस्लिम जो लोग होते हैं उनकी राज्य की स्थापना करना, कि जहाँ सिर्फ मुस्लिम ही बस है, ठीक है? और देखिए, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1206 में हो जाती है, ठीक है? तो सन आपको याद रखना है क्योंकि इसमें आपको लिखना होगा। मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में जीत गए प्रदेशों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हो जाता है। तो देखो, जो मोहम्मद गौरी थे उनकी कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी बाल बच्चे नहीं थे। तो ऐसे में उनकी जो मौत हो गई ना, उसके बाद उनकी जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, वो उनकी जगह वो शासन व्यवस्था को चलाए, जो कि ये जो जीत रखे थे हमले करने के बाद, ठीक है? और इसी के साथ 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। देखो, और इनकी जो मृत्यु हो गई उनके बाद इन्होंने इनकी शासन व्यवस्था को चलाना स्टार्ट किया, तो 1206 में ना जो दिल्ली सल्तनत की है इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो ये आपको परिचय में इस टाइप से आपको लिखना होता है। देखो, पूरा में जो भी आप बताओगे वो परिचय में शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि आप में इसमें क्या बताना। अब देखिए, जो इक्का प्रणाली का अर्थ, की जो इक्का प्रणाली क्या है या उसका अर्थ क्या है, तो देखिए,
इक्का का अर्थ है भूमि का वह भूखंड जिसमें भू राजस्व का उपयोग किसी अधिकारी या सैनिक को वेतन देने के लिए किया जाता है। तो जो इक्का का अर्थ क्या है, देखिए कोई भी टुकड़ा है, मतलब जैसे कोई जमीन है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, कोई अधिकारी होता है या सैनिक होता है वेतन के तरीके पर, मतलब उससे जो हम काम करा रहे हैं ना उसकी जो हम सैलरी कह सकते हैं, उस वेतन कह सकते हैं, उसको देने के लिए वो हम उस जमीन को दे देते हैं उसको, ठीक है। यह एक क्षेत्रीय अनुदान था जिसके प्राप्तकर्ता मुक्ति वाली और इक्केदार कहलाते थे। और जो देखो ये एक क्षेत्रीय अनुदान होता है, प्लस इसको जिसको ये दिया जाता है ना जमीन का टुकड़ा, उसको मुक्ति या कह सकते हैं इक्केदार कहते हैं, ठीक है। इक्केदार प्रणाली जो होता है वो उसको कह सकते हैं। जो नगद वेतन तो नहीं लेते थे लेकिन जमीन का कुछ हिस्सा लेते थे। और इनमें कोई नगद पैसे जैसे हमारे में होता है ना, पैसे सैलरी नहीं दी जाती, इनको जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाता था उनके वेतन के जरिए, ठीक है। इक्का का एक संचलन थी जिसके दो कार्य थे, पहला भू स्वराज एकत्र करना और दूसरा एकत्रित भू स्वराज्य को अपने अधिकारियों को वेतन के रूप में वितरित करना। तो देखो इसकी जो संरचना होती है ना, दो टाइप के इनके जो कार्य होते हैं, पहला कि जो वो जमीन होते हैं उनको लेना, और दूसरा ये होता है कि जो उन पर कर अधिकारी होते हैं उनके वेतन के तौर पर उनको देना, ठीक है। तो ये इनके कार्य होते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, मुक्ति या इक्कादार, मतलब कि आपको पता ही है जैसे कि अभी हमने बताया जिनके पास जो जमीन के जो टुकड़े उनको वेतन के रूप में दिया जाता है उन्हीं को कहा जाता है। यहाँ पर भी आपने अभी समझा। अब देखिए इसी को आगे, इक्कादार या मुक्ति उस व्यक्ति को दी जाने वाली उपाधि थी जिसके पास इक्का होता था। उसके पास इक्का से संपूर्ण राजस्व का प्रबंध और वसूली करने का अधिकार था। मतलब कि जो इक्कादार क्या होता है या मुक्ति क्या होती है, मतलब जिनको जमीन दी जाती थी वेतन के अकॉर्डिंग, उसके द्वारा उनके पास कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते थे, मतलब कि कोई भी कर वसूली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होती है, उनको उपाधि दी जाती थी जैसे आप पैसे दिए जाते हैं। अब देखिए दिल्ली सुल्तानों के अधीन इक्का प्रणाली का विकास। तो इनका अधीन इसका विकास कैसे हुआ है, तो ये आपको बताना है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इसी टाइप से, ठीक है। तो गाइस इसका जो फर्स्ट पॉइंट है आप देख सकते हैं, इक्का प्रणाली प्रारंभिक इस्लामी देशों में लागू की गई थी। खलीफा के प्रशासन में ये नागरिक और सैनिक अधिकारियों को दिया जाता था। तो देखिए जो इक्का प्रणाली है कहाँ पर, जो मुस्लिम साम्राज्य होती है ना, इस्लामी उन्हीं को कहते हैं, जो मुस्लिम समाज में लागू की गई थी। और जो ये खलीफा के प्रशासन में से नागरिक और सैनिक अधिकारियों के लिए दिया जाता, ठीक है। सल्तनत की स्थापना के बाद सुल्तानों द्वारा इक्का प्रणाली प्रारंभ की गई। तो इनकी स्थापना हुई, इसके बाद जो सुल्तान लोग होते हैं जैसे राजा महाराजा आप कह सकते हैं, उनके द्वारा इस जो व्यवस्था है इस प्रणाली की स्थापना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका जो सेकंड पॉइंट है हम देखते हैं, प्रारंभ में सैन्य कमांडो तथा अभिजात वर्गों को प्रशासन चलाने तथा राजस्व की वसूली करने के लिए नए क्षेत्र सौंपे जाते दिए जाते थे। इस प्रकार सौंपे गए इन क्षेत्रों को इक्का कहते थे। देखो जो कि कमांडो कह सकते हो या सैनिक कह सकते हो, ये जो अभिजात वर्ग के जो प्रशासन को चलाने के लिए जो कर वसूली की जाती थी ना, उनको देखो जो क्षेत्र सौंप दिए जाते थे उनको क्या कहा जाता था, जो इक्का कहते थे, ठीक है। और जिन्हें ये इक्का सौंपे जाते थे और जो इनको ये कार्य जो सौंपा जाता था उसे इक्कादार या मुक्ति कहते हैं, मतलब जिसको ये कार्य वसूली करने का सौंपा गया तो उनको इक्का या मुक्तिदारी कह सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है इसका, देखिए धीरे धीरे संपूर्ण प्रणाली को संगठित करने के लिए नियम और विनियम निर्धारित किए गए। वर्षों से ये संतन का प्रशासन चलाने का मुख्य साधन बन गया। तो देखो कोई भी कार्य, किसी भी कार्य को हम करने के लिए धीरे धीरे किसी के लिए भी जो नियम कानून होते हैं उसको हमें निर्धारित करना ही होता है, उसके द्वारा ही चलाया जा सकता है। तो इसमें भी यही बताया जा रहा है कि उसको संगठित करने के लिए नियम और विनियम निर्धारित किए गए, मतलब नियम कानून बनाए गए। और बरसों से ये चला आ रहा है और इसका मुख्य साधन के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली के माध्यम से विशाल क्षेत्रों के विभिन्न भागों से सुल्तानों को अधिक उत्पादन का बड़ा भाग मिलने लगा। और ये जो व्यवस्था थी, जो इसकी प्रणाली की व्यवस्था, इसके द्वारा ये हुआ कि जो क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, इससे जो सुल्तान लोग थे ना उनको फायदा होने लगा। जो उत्पादन होते हैं ना बड़ी मात्रा में उन्हें मिलने लगी थी, ठीक है, उनका बड़ा भाग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुल्तान की शक्ति वास्तविक शक्ति ने बनाकर इकतदारों पर निर्भर करने लगी जो सुल्तान के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। तो देखो जो सुल्तान लोग थे उनकी जो शक्ति होती है ना वास्तविक, जो इकतदार पर निर्भर रहने लगी, जिसके लिए ये हो सकता है कि आगे चल के जो सुल्तान के लिए खतरा सिद्ध हो या घातक, मतलब कि उसके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप कह सकते हैं कि दिल्ली
जो सुल्तानों के अधीन जो इक्का प्रणाली का विकास कैसे हुआ, तो इस टाइप से इसका विकास हुआ है, ठीक है। अब इसी के आगे देखिए कुछ पॉइंट है, इसमें देखिए क्या आपको बताना है। इक्का प्रणाली का चरण और भू स्वराज्य का निधान समय के साथ कैसे बदल गया, इसे दिल्ली संतलन के विभिन्न शासकों के शासनकाल में देखा जा सकता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, या इसी में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए, तो मतलब इनके जो शासन काल होते हैं उनके द्वारा इन्हें देखा जा सकता है, नहीं जा सकता, उसको अकॉर्डिंग आपको पॉइंट लिखने हैं। और उनका जो कैसे उसमें चेंजिंग आई है, कैसे समय के साथ ये बदला है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है मोहम्मद गौरी। इस प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने की थी। तो आपको पता ही है कि इनकी शुरुआत इन्होंने की थी, जो कि इनकी संतान नहीं थी। इनके बाद जो इनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको अपना लिया था इस व्यवस्था को, ठीक है। तो इनके द्वारा ही शुरुआत की गई थी। सेकंड, इसका जो सेकंड पॉइंट है समासा उल दिन इल्तुमिश। इस प्रणाली को सबसे पहले प्रारंभिक ढंग से सुल्तान इल्तुमिश द्वारा संचालित किया गया था। तो देखो, जो ये प्रणाली थी, व्यवस्था थी, इनके द्वारा ही इसको संचालित, मतलब इनके द्वारा शुरुआत की गई थी। इल्तुमिश ने 1226 ईस्वी में इक्का प्रथा की शुरुआत की, और इन्होंने किस 1226 में इसकी शुरुआत की थी इक्का प्रथा की, ठीक है। नई संगठनात्मक संरचना के तहत इक्कादार कुछ सैन्य स्तरों को बनाए रखने और अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख करने, धन लगाने को केंद्रीय खजाने में जमा करने का प्रभावित था। तो देखो, जो कि इक्कादार होते हैं, सैन्य स्तर होते हैं, उनको बनाए रखने और देखरेख करने के लिए कुछ धन की जरूरत होती है, जो कि उनको केंद्रीय जो खजाने में उसको जमा भी कराया करते थे, ठीक है। इसके आगे देखिए, इसका थर्ड पॉइंट है ग्यासा उल दिन बलबन। सुल्तान बलबन ने इक्कादारों पर केंद्रीय अधिकार को कड़ा कर दिया था। तो देखो, जो केंद्रीय अधिकार होते हैं, इनके द्वारा इनको खड़ा कर दिया था। उन्होंने अपने अभिलेखों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए प्रत्येक इक्कादार के पास एक लेखाकार खवाज को भेजा। तो मतलब कि एक जो इसको कह सकते हैं, एक आदमी को उन्होंने भेजा था कि उनको देखा जाए वो सत्य है कि नहीं है, उसको जांच पड़ताल करने के लिए, ठीक है, लेखाकार। बलबन ने इक्कादार को एक इक्का से दूसरे इक्का में स्थानांतरित कर दिया। तो जो बलबन ने क्या किया था, जो एक इक्का को दूसरे में चेंजिंग कर दिया था, जिससे प्रभावित अधिकारी को दूसरों के साथ बंधन बनाने से रोक दिया गया। जो कि अधिकारी होते हैं, एक दूसरे से जो संबंध होते हैं या बंधन कह सकते हैं, उसे बनाने से उसे रोका दिया गया था। बलबन ने 3000 इक्काएं बांटी, इससे पहले किसी भी सुल्तानों ने इतनी इक्काएं नहीं बांटी। तो जो बलबन आया था उसके शासनकाल में उसने 3000 इक्काएं बांटी थी, और इससे पहले जो भी सुल्तान थे उन्होंने इतनी इक्काएं कभी भी नहीं बांटी थी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसी तो गाइस देख सकते हैं, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है 4 है अलाउद्दीन खिलजी। इनको अकॉर्डिंग देखिए क्या पॉइंट बताया जा रहा है। खालिसा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार प्रांत में मौजूद छोटे इक्का को भंग कर दिया। तो देखो, इन्होंने क्या किया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनको वहां पर जो छोटे इक्का प्रणाली होती है ना, उनको भंग कर दिया था, मतलब उनको बेकार कर दिया, खत्म कर दिया। उनसे इक्कादार की राजस्व मांगों को बढ़ाया। दिनार एक नए विभागीकदार निवासियों से कर ऋण इकट्ठा करने में मदद करता है। तो इनके द्वारा इन्होंने कर और जो ऋण होते हैं, मतलब कि जो उधार पैसे लिए जाते हैं, उनको इकट्ठा करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए इसका 5 पे मोहम्मद बिन तुगलक। उसने इक्कादार पर केंद्रीय नियंत्रण और कड़ा कर दिया, मतलब कि जो उनका नियंत्रण होता है उस पर और ज्यादा ही कड़ा, जैसे कहते हैं ना, प्रतिरोध लगा दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्कादार की आय और व्यय को अलग कर दिया, और जो उनके पैसे होते हैं उनके आय के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सारा राजस्व केंद्र सरकार के खजाने में जमा किया जाएगा, जहां से उन्हें अपने वेतन और अन्य खर्चों के लिए भुगतान मिलता था। तो उन्होंने ये आदेश दिया कि जितने भी पैसे होंगे ना, वो सिर्फ सरकार के खजाने में ही जमा किए जाएंगे, और वहीं से आपको उनके खर्चे के अकॉर्डिंग भुगतान उनको मिलता रहेगा। तो इसका जो 6 पॉइंट है देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इक्का के शासन में ये व्यवस्था वंशानुगत हो गई, मतलब कि वंश के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे कि उनके पिता, फिर उनके बेटा, फिर उनके बेटा, इस टाइप से, ठीक है। इक्कादार की विधवा, बेटे, दामाद या दास को उनके निधन के बाद उत्तराधिकारी बनने की अनुमति थी। मतलब कि जो बेटा दामाद होता है उसके बाद भी, उनके निधन के बाद भी उसके दास को भी जो कि उत्तराधिकारी कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, बनने का अधिकार था। उसने अपने बड़े अमीरों की तनख्वाह बढ़ा दी, जो अमीर होते हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी थी। सैनिकों ने को नगद वेतन की अपेक्षा का प्रदान की। तो मतलब उनको जो नगद वेतन चाहिए, मतलब पैसे चाहिए, उसके बदले में उन्होंने इक्का दिया। इक्का किसे कहते हैं, जो भूमि को कहते हैं, ठीक है। तो उनको वो दी गई थी। इसका 7 पॉइंट है लोधी शासनकाल। तो इसके विचार देखिए, इनके द्वारा इनके जो
जल का विचार लोधी युग के दौरान त्याग कर दिया गया था। इक्कादार ने इक्का से प्राप्त धन को अपने पास रखने की अनुमति दी। तो जो इक्कादार होते हैं, जो कि उनके पास जमीन दी जाती है, जो इक्का मतलब जो जमीन से प्राप्त धन होते हैं ना, अपने पास रखने की अनुमति होती है। सम्मानों में प्रथा के रूप में सुल्तान की स्थिति के परिणामस्वरूप लोधी ने अफगान नियंत्रण लंबे समय तक बना रहा। तो इनका जो नियंत्रण था लंबे समय तक बना रहा था। इक्का सरकार और फरगान बन गया। बड़ी इक्का को सरकार और छोटी इक्का को फरगाना के नाम से जाना जाने लगा। तो जो बड़ी होती है तो उसको इस नाम से इक्का, और इस छोटी सरकार को इस नाम से इनको जाने जाने लगा। अब इसके बाद देखिए सभी पॉइंट में निष्कर्ष आपका एंड है। यहाँ पर क्वेश्चन का देखिए, इस प्रकार कहा जा सकता है कि इक्का प्रणाली के कारण ही दिल्ली सल्तनत वजूद में आई, और जब जब सुल्तान कमजोर हुए इक्कादार शक्तिशाली हुए। तो देखो इसमें कहा जा रहा है कि जो इक्का प्रणाली है इसके द्वारा ही जो सुल्तानों को एक मतलब कह सकते हैं महत्व मिला गया, और जब जब सुल्तान कमजोर हुए ना, जो इक्कादार है शक्तिशाली बनते गए। सुल्तान सुल्तान ने वाली मुक्ति या इक्कादार पर जब तक कड़ा नियंत्रण रखा, तब तक इक्कादारों ने दिल्ली सल्तनत के फैलावे, शुद्धिकरण तथा इसको आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दिया। जब तक सुल्तानों ने उनके अकॉर्डिंग जैसे कि कार्य किया, उस पर कड़ा नियंत्रण रखा, अपना हुक्म चलाया, तो जब तक उन्होंने उनका सहयोग किया और उसे आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान दिया था, उसके बाद वो अपना अपना देखने लगे। तो ये क्वेश्चन था जो कि आंसर था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी जो क्लासेस हमारी थर्ड आएगी उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा, एंड आपको इस पीडीएफ का आंसर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ 50 रुपये में इस पीडीएफ को हम सेंड करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है गाइस, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि जो आपके 31 को पेपर होने जा रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है कि सभी क्वेश्चन अपलोड कर दे। कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द सभी क्वेश्चन अपलोड करने की जाए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक